हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आपका सेकंड पेपर चल रहा है फर्स्ट ईयर का। पेपर है आपका एमपीसी 002 और सेकंड पेपर में अभी हम थर्ड ब्लॉक पर चल रहे हैं। ब्लॉक की बात करें तो ये थर्ड ब्लॉक आपका चल रहा है। प्रीवियस टू ब्लॉक्स हम कवर कर चुके हैं। ब्लॉक 3 की यूनिट 2 पर अभी हम हैं और यूनिट 2 का आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें कॉग्निटिव चेंजेस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट यूनिट 2 का ही है। इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है क्योंकि दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी भी हैं। आज का जो हमारा मेजर फोकस है वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर है। आप क्योंकि फर्स्ट पेपर में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को बहुत अच्छे से समझ के आए हैं, क्या उसमें मेमोरी का रोल होता है, किस तरह से चीजें होती हैं, मेमोरी के डिफरेंट टाइप के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। हालांकि यहाँ जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ये मान के नहीं चलूंगी कि आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा था क्या नहीं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आपको पता ही है, यानी वो टॉपिक्स वहां से यहाँ पर आज कनेक्ट होंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव चेंजेस या कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जो एडोलेसेंट्स में होती है, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आज क्विकली बिगिन करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 2-4 टॉपिक हैं लेकिन समझने जरूरी है। फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। तो चलिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है एक बार इसको रिकॉल करेंगे, जरूरी है रिकॉल करना। इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। एक सबसे सिंपलेस्ट लाइन तो यही रहती है मेरे पास आपको बताने के लिए। लेकिन इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि कोई भी ऑब्जर्वर उसे डिटेक्ट कर सके। मतलब इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने वाला स्टिमुला है जो कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी मैसेज पास करता है, चाहे वो कोई एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई एक पोस्टर हो, होर्डिंग हो, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो जो कुछ कह रहा हो, चाहे कुछ एनिमल्स हो, चाहे हमारा नेचर हो, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट वो एक स्टिमुलाई हो सकता है। अब स्टिमुलाई के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी प्रोसेसिंग कौन करता है? उसकी प्रोसेसिंग करते हैं हम खुद। और कैसे करते हैं? आइस के थ्रू करते हैं, देखते हैं तब रिसीव करके प्रोसेसिंग होती है, सुनते हैं तब रिसीविंग करके प्रोसेसिंग होती है, किसी चीज को टच करते हैं तब हमें एहसास होता है तो उससे भी प्रोसेसिंग होती है। तो उससे प्रोसेसिंग करने वाले हम हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन देने वाली चीज बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आउटसाइड अस, हमारे अलावा। हम भी हो सकते हैं एक सोर्स, पर हम दूसरे के लिए होंगे, है ना। हम खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर जो कि किसी ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्ट की जा सके, अंडरस्टैंड की जा सके। एज सच इट इज अ प्रोसेस विच डिस्क्राइब्स एवरीथिंग विच हैपेंस इन द यूनिवर्स। कुछ भी, एनीथिंग, जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स में हो सकता है, एनी टाइप ऑफ चेंज। व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड एनी टाइप ऑफ चेंज, मतलब समझ लीजिए कुछ भी टाइप की चीज। जैसे फॉलिंग ऑफ अ रॉक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर इज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट टेक्स्ट फाइल। किसी कंप्यूटर सिस्टम के केस में देखें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसर क्या कर रहा है? फाइल को चेंज कर रहा है। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड थ्रू द टर्म्स ऑफ इक्विवोकेशन, यानी अनसर्टेनिटी जिसमें रहती है, डिसिपेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ द सेंडर व्हेन द रिसीवर हैज एक्चुअली रिसीव्ड, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हमने डेटा सेव किया है वो चेंज होता है। मतलब यहाँ पर तो जो ये बात हो रही है बताना चाह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, कोई रिसीवर होगा, कोई सेंडर होगा, और एक बीच में एक पाथ भी चलेगा जहां पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। तो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, किस किस तरह से सिचुएशन हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन से डील करते हैं तो हम उसे स्टेप्स में डील करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम एनवायरनमेंट में कोई चीज देखते हैं, आपने रास्ते पे आप चल रहे थे, आपने एक पोस्टर देखा, उस पर कुछ एडवर्टीजमेंट था, तो उस एडवर्टीजमेंट को आपने स्टेप्स में प्रोसेस किया। पहले आपने उसे देखा, आपकी आइज का यहाँ पे वर्क हुआ, फिर वो आपके माइंड में गई, फिर आपने उसके बारे में एक थॉट क्रिएट किया कि क्या ये मेरे काम की है या नहीं। आपको लगा इंपॉर्टेंट है तो आपने उसको रखा, आपने आपको लगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपने इग्नोर कर दिया, वो चीज फेड अवे हो गई। तो और अगर आपको लगा वो बहुत काम की है तो आपने शायद वो नंबर भी नोट कर लिया उस एडवर्टीजमेंट में से, कुछ भी, एनीथिंग दैट कैन बी। तो हम चीजों को स्टेप में करते हैं कि वन वे टू थिंक ऑफ दिस इज टू पिक्चर द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन एज एन एक्टिविटी कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को इस तरह से भी समझाया जा सकता है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन एक्वायर करी। जैसे मैंने अभी पोस्टर का एग्जांपल दिया, आपने एक्वायर करा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, फिर आपको लगा काम का है। अभी हम काम का इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि पूरी स्टोरी हम ले रहे हैं यहाँ पे। आपने उसको रिटेन किया, आपने नाम ध्यान रखा, उसके बाद आपने उसको नोट कर लिया, एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन एज एन एक्टिविटी, और घर जाके आपने कॉल किया, पता किया कि उसमें जो हम सर्विस लेना चाहते हैं वो कैसे मिलेगी, जो भी वट जो भी कहानी है, तो हमने उसका यूज किया। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द सेंसरी रजिस्टर्स इनटू द ह्यूमन ब्रेन। ध्यान दीजिए इस बात पे
कैसे आती है इन्फॉर्मेशन? आउटसाइड वर्ल्ड से आती है, हमारे बाहर की दुनिया से। कहाँ तक आती है? सेंसरी रजिस्टर्स पे आती है। सेंसरी रजिस्टर्स का मतलब हो गया हमारे सेंस ऑर्गन्स, इनटू द ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद कहाँ पहुंचती है? हमारे ब्रेन पे, जो हमारा ब्रेन आईज के थ्रू रिसीव करता है किसी इन्फॉर्मेशन को देखने पर, और उसके बाद वो प्रोसेसिंग करने लगता है। दिस इनपुट कंसिस्ट ऑफ थिंग परसीव्ड बाय अवर सेंसेस। वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी परसीव। वी बिकम अवेयर ऑफ देम ओनली इफ वी कॉन्शियसली डायरेक्ट अवर अटेंशन टू देम। आप ये सोचिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपके आसपास होकर गुजर जाती हैं, और ये रोज की बात है। क्या आप एक एक चीज पे ध्यान देते हैं? नहीं। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई आपका फ्रेंड आ रहा हो रास्ते में, तो आप, क्योंकि आप कॉन्शियसली उसको अटेंड करेंगे, तो वहां पे आपका जो माइंड है वो अपने फ्रेंड की तरफ चला जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना? We become aware of them only if we consciously direct our attention to them. When we do focus our attention on them, they are placed in our working memory. Working memory जिसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब मैं मान रही हूँ आपको ध्यान होगा, अगर आपने फर्स्ट पेपर अच्छे से पढ़ा था, और ये तो बात आपको पता भी होनी चाहिए। शॉर्ट नोट आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी पर फर्स्ट पेपर में, तो कभी वर्किंग मेमोरी आ गया तो आप छोड़ के आ जाएंगे कि हमें तो पता ही नहीं वर्किंग मेमोरी होती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज आने वाली है, ये मैं आपको समझाऊंगी, बहुत अच्छी लगेगी आपको समझने में। देखिए, ये है हमारा एनवायरनमेंट, मतलब एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड, हमारे बाहर जो भी एग्जिस्ट करता है। ये हमारी सुंदर सी दुनिया है जिसमें कुछ भी एग्जिस्ट करता है। अब इस दुनिया से हम कुछ चीजें अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करते हैं। हमारे सेंसरी रजिस्टर्स का मतलब हो गया हमारे सेंस ऑर्गन्स। कितने होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स? आपको सभी को पता है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स ने जब कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, इनका तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम किसी चीजों को देखेंगे, टच करेंगे, स्मेल करेंगे, टेस्ट करेंगे, सुनेंगे, तो हम एनवायरनमेंट से इसी तरह तो रिसीव करेंगे। हियरिंग यानी ऑडिटरी वाला हमारा सेंस ऑर्गन, और विजुअलाइजेशन, ये 2 सबसे ज्यादा वर्क करते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ से जब इन्होंने इसको रिसीव किया, तो ये क्रिएट करते हैं सेंसरी मेमोरी। ओके, जब हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? सेंसरी मेमोरी। ये मेमोरी 1 से 2 सेकंड्स तक की भी हो सकती है, और अप टू 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स भी हो सकती है, क्योंकि न जाने कितनी चीजों को देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सुनते हैं, कानों में आवाज जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। तो सेंसरी मेमोरी बहुत छोटी होती है। लेकिन अगर आपको आपके दोस्त ने आवाज दी कि अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है, तो आपकी जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो और एक्टिव हो जाएंगे, आपका माइंड एकदम से कनेक्ट करने लगेगा चीजों से। अब वो मेमोरी सेंसरी नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो आवाज किसकी थी? आपके दोस्त की थी। अब वो आवाज आपको कहाँ तक लेके जाएगी? शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ। अब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ बढ़ेंगे, पहले शॉर्ट टर्म की तरफ बढ़ेंगे, वो लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ पर आपका दोस्त आपको मिला, तो आपकी मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो गई। मतलब अब आपको ध्यान में है कि हाँ, मुझे दोस्त ने बुलाया और ये मेरा दोस्त है। इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी। अब होगा क्या कि जब आपके दोस्त ने आपको आवाज दी, तो 2 चीजें होंगी। 2 चीजें, या दोस्त का आवाज देना, या कोई ऐसी चीज का पता चलना, या किसी एडवर्टीजमेंट को देखना। सारे एग्जाम्पल एक साथ लेके चलिए, जिससे आप एक बात पे ना अटके। अब इस चीज में हम ये भी समझ सकते हैं कि आपकी नजर एक बोर्ड पर गई, डिस्प्ले बोर्ड पर गई, और आपको लगा ये तो काम की चीज है, तो अब आपने उसको ध्यान से देखा। वो जो आप ध्यान से देख रहे हैं ना, वो 30 सेकंड तक भी अगर आपने देखा, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो गया कन्वर्ट, क्योंकि अब आपने उसको 30 सेकंड तक किसी चीज को ध्यान से देखने का मतलब होता है 30 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट तक। इसका मतलब ये है कि वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना तो टाइम हम तभी देंगे किसी चीज को। अब क्या होगा, यहाँ से 2 सिचुएशन बनेंगी। आप या तो सिचुएशन के टुवर्ड रिस्पॉन्स देंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट आपने किस केस में किया? जब दोस्त की आवाज आई। और रिएक्शन आपका तब भी हो सकता है कि आप इमीडिएट कोई एक्शन ले लें। आपने तुरंत के तुरंत वहां पे उस एडवर्टीजमेंट को देख के कॉल मिला दी। 2 एग्जाम्पल साइमल्टेनियस चल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, पर दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं। आपने तुरंत वहां पे कॉल मिला दी कि हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इसका क्या सीन है, तो आपको लगा कि ये तो काम का नहीं है ज्यादा, लीव इट। आपने जब उसे छोड़ दिया, तो बात वहीं खत्म हो गई। बात कैसे खत्म हो गई? जो बात एनवायरनमेंट से आपको मिली थी, वो एनवायरनमेंट में ही पहुंच के खत्म हो गई। मतलब वर्किंग मेमोरी से हम अभी आगे नहीं गए, अभी हमें वो बात काम की लगी नहीं, तो हमने अपने एनवायरनमेंट को उसका रिस्पॉन्स दिया, बातचीत करी, और वो हमारी स्टोरी वहीं खत्म हो गई, लौट के एनवायरनमेंट में ही छूट गई। दोस्त के केस में जब आपने आपने उस दोस्त ने आपको आवाज दी, आप रुके, तो आप यहाँ से आगे बढ़े, और रिस्पॉन्स जनरेटर का मतलब ये होगा कि आपने उसके टुवर्ड्स कुछ एक्शन रिएक्शन दिया। तो आपने कहाँ रिएक्शन दिया?
उसी चीज पर तो रिएक्शन दिया जहां से रिएक्शन आया था। तो एक तरीके से ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो भी फोन नंबर नोट किया था, इन्फॉर्मेशन नोट की थी, आपके पास मान लेते हैं मोबाइल था। मोबाइल तो ऑफकोर्स होगा, ये तो सिचुएशन में ना मानना भी गलत हो जाएगा, सभी के हाथ में हर वक्त मोबाइल रहता है। तो आपने इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिया, घर जाके उसके बारे में रिसर्च करी, फाइंड आउट करा, और इस तरह से करा कि अच्छा खासा आपने टाइम उसको दिया, उस पर खूब रिसर्च करी। तो जब आपने यहाँ पे रिहर्सल किया, मैं लिख नहीं रही हूँ, स्पेस नहीं है, जब आपने यहाँ पे रिहर्सल किया, बार बार उस रिहर्सल का मतलब ये नहीं कि डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस रिहर्सल हो रहा है, स्टोरी का रिहर्सल हो रहा है। रिहर्सल मतलब उस सिचुएशन, उस वर्किंग मेमोरी पर आपने बार बार रिहर्स किया, वर्क किया, तो वो इन्फॉर्मेशन अब ज्यादा टाइम के लिए बैठ गई। आपको एटलीस्ट इतना तो ध्यान रहेगा कि मैं उस एबीसी कंपनी के बारे में, उसके XYZ प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता था, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसके टुवर्ड्स रिएक्शन देंगे, वो बात खत्म हो जाएगी, तो वो एनवायरमेंट में ही लौट जाएगी। आप ये भी मत सोचिएगा कि क्या हम रिएक्शन देने से हमारी बात हमेशा खत्म हो जाएगी। वो साइकिल में भी चल सकती है, हो सकता है ये साइकिल घूमती रहे, और जब उसको लॉन्ग टर्म में जाना होगा तभी हो जाएगी। जब आपको उसको लंबे टाइम के लिए सेव करना होगा ना किसी भी इंफॉर्मेशन को, तभी वो लॉन्ग टर्म में पहुंचती है। अगर आपने एक साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा, एनवायरमेंट से लिया, आपकी आंखों ने उस टॉपिक को देखा, पढ़ा, अब आपने उसको ध्यान रखने की कोशिश करी, अब आप एग्जाम में लिख के आ गए। जब आप एग्जाम में लिख के आ गए, तो वापस आपने एनवायरमेंट में उसे भेज दिया। मतलब एनवायरमेंट का मतलब हो गया कि आपने उसका यूज कर लिया, वो काम खत्म हो गया। साइकिल इस तरह से चलेगी। लेकिन अभी एग्जाम बहुत दूर है, आपने 6 महीने पहले ही ज्यादा पढ़ाई कर ली, तो ऐसे केस में अब क्या होगा, आप उसको रिकॉल करेंगे, रिहर्स करेंगे, तब वो आपको पक्का पक्का याद रहेगा। आप देखिए, एक दिन पहले जो आप पढ़ के जाते हैं ना, वो 4 दिन बाद आपको याद भी नहीं रहता। लेकिन जिसको आप 6 मंथ्स तक पढ़ते रहते हैं, वो चीजें आपके लॉन्ग टर्म में सेव हो जाती हैं। वो आपको केवल एग्जामिनेशन नहीं, आगे भी ध्यान रहती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टाइम से पहले पढ़ा करिए। तो ये एक मैसेज भी यहाँ से आपको मिल रहा होगा कि पढ़ाई जो है वो टाइमली करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑफकोर्स अगर लॉन्ग टर्म में चलेगी तो बेनिफिट देगी। तो काफी एग्जाम्पल हो गए, इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं अब। तो ये जो मॉडल है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल। आपने देखा, मैंने तमाम एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिए, तो जो जो बातें अभी आगे करेंगे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी आपके साथ साथ मैं भी पढ़ूंगी, डोंट वरी, जिससे कि आपको चीजें कुछ मिस ना हो। कोई कभी कभी कोई एक आध स्टेटमेंट ऐसा निकल आता है, एडिशनली बताना जरूरी लगता है। अनदर नेम फॉर अ वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। व्हाट इज न्यू इन दैट, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, वो वर्किंग मेमोरी हैज अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। We can attend to only about 7 items at a time. Therefore, we must take one of the following actions with regard to each piece of information that comes into the short term storage area. इसको continuously rehearse करेंगे ताकि वो रुकी रहे। Move it out of this area by shifting it to long term memory. जब हम इसको rehearse कर लेंगे तो वो long term में shift हो जाएगा। Move it out of this area by forgetting it. उसे भूल जाएं, वही वाला बात हो गई। एग्जाम्पल तो हो चुके हैं ना, रिपीट नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट करूंगी आपका। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे इसका नाम है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म मेमोरी का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इज दैट वी डू नॉट हैव टू कॉन्स्टेंटली रिहर्स। हमें बार बार नहीं करना पड़ता, ये एक बार सेव हो गई, एक बार अच्छे से कोई चीज आ गई तो वो लॉन्ग टाइम तक रहती है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्टिव लिमिट भी नहीं होती कि कितनी इंफॉर्मेशन हम सेव कर पाएंगे। इफ वी मूव इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट स्टेज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग, परहैप्स परमानेंटली। तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म में रहती है, उसको करते क्या है ये भी तो सोचिए, रिट्रीव करते हैं। जब आपने 6 मंथ पहले पढ़ाई कर ली, तो एग्जामिनेशन में रिट्रीव कर रहे हैं आप उसे जाके। ठीक है ना, तो ये रिट्रीवल कहलाता है। अब आते हैं, आगे बात करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैन बी व्यूड एज पैरेलल टू द वेज इन विच एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर अ बिजनेस, एग्जीक्यूटिव मैनेजेस अ बिजनेस, आई एम सो सॉरी, दिखा नहीं मुझे। Information comes into the business across the executive desk, mail, phone call, personal interaction, problem, etc. This is like short-term memory. Some of this information goes into the waste basket, like being forgotten, and some of it is filed, like being stored in long-term memory. Example है, examples तो बहुत सारे आप भी खुद से भी सोच सकते हैं। तो जब new information arise होती है, the executive gets old information from a file and integrates the new information with the old before refilling it. इसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना लॉन्ग टर्म मेमोरी से। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल इसमें जोड़ने की मुझे रिक्वायरमेंट है फिलहाल, जैसे आपने कोई टॉपिक पहले पढ़ा था, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत अच्छे से सेव है। स्टैट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, आज तो मैं पढ़ाई की बातें कर रही हूँ, तो वही चीज एग्जांपल में बढ़िया रहेगी। आपने स्टैट्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी और आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आ गए। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया, अब आप क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला लर्न किया था लास्ट टाइम अनोवा का, उसका यूज करेंगे न्यू क्वेश्चन में। पुरानी चीजें याद हैं, उनका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, नई सिचुएशन में। यही है, इसी को हम रिट्रीविंग कहते हैं, कि किसी पुरानी इंफॉर्मेशन को
नई इंफॉर्मेशन में यूज करना, ठीक है ना, उसके लिए हमें रिट्रीविंग करनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या कहती है? द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स इन द 1950s. Researchers, most notably Herbert Simon and his colleagues, demonstrated that computers could be used to simulate human intelligence. This development led to the realization that computer-oriented information processing models could provide new insight into how the human mind receives, stores, retrieves and uses information. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरी हमें ये बात बताती है कि कैसे कंप्यूटर्स का यूज करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर भी उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सेव और स्टोर करते हैं जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस करता है। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हो पाता है, वो भी अपने पास इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है और जरूरत पड़ने पर उसका यूज किया जाता है। बहुत सारे डेवलपर्स ने बहुत लंबे टाइम तक वर्क किया और उसके बाद ये थ्योरी निकल कर आई। It focused on innate mental capacities rather than on conditioned externally observable behavior. By enabling experimental psychologists to test theories about complex mental processes through computer simulation, information processing models helped re-establish internal thought process as a legitimate area of scientific inquiry. मतलब साइंटिफिक वर्क करने के लिए साइंटिफिक साइंस की फील्ड में इसका यूज किया गया कि किस तरीके से कंप्यूटर की हेल्प से हम बिल्कुल सिमिलर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, जिसका सबसे पहला इफेक्ट आपको कैलकुलेटर की फॉर्म में दिखा था। ओके, जैसे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं वैसे कैलकुलेटर का भी यूज करते हैं। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फील्ड में एक ऐसी अप्रोच है which deals with the study and the analysis of the sequence of events that occur in a person mind while receiving some new piece of information. शॉर्ट में कहें तो ह्यूमन बीइंग कैसे कुछ नया सीखता है, इसका एनालिसिस करने के लिए इसका यूज किया गया। There is a fixed pattern of events that take place in such a situation, and by knowing this pattern, we can enable children and people with special abilities to learn new things faster. जब ये आइडेंटिफाई किया गया कि किसी भी काम को करने के लिए स्टेप्स में चला जाता है, तो उसी तरीके से फॉलो करते हुए ह्यूमन भी और बेहतर तरीके से चीजों को कर पाया। ठीक है, तो यही सब बातें हैं यहाँ पे, इसको और क्विकली कवर करेंगे। They also say that any new piece of information that enters the brain is first analyzed and then put through the test of several benchmarks before being stored in some वेस्टिब्यूल्स ऑफ द मेमोरी। जब हमारा ब्रेन भी किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, लाइक कंप्यूटर है ना, जैसे कंप्यूटर रिसीव करता है तो वो भी बहुत सारी टेस्टिंग करता है, उसकी भी बहुत तरीके से प्रोसेसिंग होती है, तब कोई इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, तब कुछ हमारे पास मैसेज हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल्स की फॉर्म में पहुंचता है। द सेंसरी परसेप्टर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फंक्शन इज द सेम वे एज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर डज। कंपैरिजन किया गया है पूरी तरीके से यहाँ पे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की बात करें तो वैसे तो देयर इज अ फिक्स स्ट्रक्चर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी फॉलोज, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टोर मॉडल, इसको समझ लेते हैं फटाफट से। स्टोर मॉडल सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन दो के बारे में बल्कि तीनों के बारे में आप जानते हैं। स्टोर मॉडल क्या है? स्टोर मॉडल जो है, दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द मॉडल विच स्टेट्स दैट द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिसीव्ड कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट्स और द चैनल्स थ्रू विच इट पासेस। These channels are the sensory register, short term memory and long term memory. इन 3 चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास होकर जाती है। कैसे जाती है पूरे पिक्चर के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मेरे ख्याल से वो चीज बिल्कुल क्लियर होगी आपको। तो वो स्टोर मॉडल यही बताता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से होकर जाती है। और ये तीनों होते क्या हैं? ये हमारे मेंटल प्रोसेसिंग का पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करता है। ओके, और बहुत क्विक स्टोरेज होता है इसका, और ये यहाँ से ये भी डिसाइड हो जाता है कि इंसान आगे जाके शॉर्ट की तरफ जाएगा या नहीं। शॉर्ट में पहुंचता है तो सेंसरी से रिसीव करता है, हर कोई अपने से पहले वाले से रिसीव करता है। सेंसरी एनवायरनमेंट से रिसीव करता है, शॉर्ट टर्म सेंसरी से रिसीव करता है, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के बारे में एक डिसीजन बनाया जाता है कि वो यूजफुल हो गया या नहीं। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी यही होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और यहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो जाती है। इसके बारे में कुछ 4 मेन बिलीव्स हैं, क्विकली मैं एक ब्रेक लूंगी और उसके बाद वापस आऊंगी वीडियो में। तो मैं वापस आ जाती हूँ फटाफट से। और ये 4 मेन बिलीव बड़े ही इंटरेस्टिंग भी हैं और यूजफुल भी हैं समझने के लिए। सबसे पहले बात होती है कि थिंकिंग क्या है, थिंकिंग कैसे होती है। कोई भी इंडिविजुअल जब कुछ भी इंफॉर्मेशन परसीव करता है, एनकोड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो उसका माइंड जो है वो जो काम कर रहा होता है उसको हम थिंकिंग कहते हैं। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में सोच रहा है, स्टोर कर रहा है, मतलब थिंकिंग इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। Thinking also includes responding to any constraints or limitations on memory processes. ये पार्ट जो है वो हमें एक कोई पर्सन हमें सोचता हुआ नजर आता है कि वो सोच रहा है,
लेकिन सोचने के प्रोसेस में वो इतनी सारी चीजें और भी कर रहा होता है। तो ये इसका एक पहला बिलीफ है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कहते हैं कि 4 क्रिटिकल मैकेनिज्म होती है जो एक साथ काम करती हैं। कब? किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, उस केस में खास तौर से कहेंगे कि उसकी कॉग्निटिव स्किल्स के डेवलपमेंट में 4 चीजें काम करती हैं: एनकोडिंग, स्ट्रेटेजी का कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। 4 चीजें यहाँ पे मिलकर काम करती हैं। पहले वो एनकोड करता है इन्फॉर्मेशन को, उसके बारे में एक स्ट्रेटेजी को कंस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद ऑटोमेटाइजेशन होता है, वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को अंडरस्टैंड करने लग जाता है, फिर जनरलाइजेशन भी करने लग जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए कोई भी जो बच्चा है वो किसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनकोड करे, ये बहुत जरूरी है। जब एनकोडिंग अच्छे से नहीं होगी तो उसके आगे के स्टेप हो नहीं पाएंगे उतने बेहतर तरीके से। ओके, फिर इसके बाद ये कहते हैं कि डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय सेल्फ मॉडिफिकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है कि डेवलपमेंट खुद को मॉडिफाई करने से भी होता है। लाइक पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होल्ड्स दैट चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल इन देयर ओन डेवलपमेंट। सेल्फ मॉडिफिकेशन करके, बहुत सारे नॉलेज और स्ट्रेटजीज का यूज करके वो अपनी प्रीवियस जो उन्होंने कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसकी हेल्प से न्यू सिचुएशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेल्फ मॉडिफिकेशन का मतलब यही हो गया कि अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को न्यू लर्निंग के लिए यूज करना, या प्रीवियस लर्निंग को न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए यूज करना ही ज्यादा ठीक रहेगा। इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट परफॉर्म केयरफुल टास्क एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशंस दे प्रेजेंट टू चिल्ड्रन। ये व्यू ये कहता है कि नॉट ओनली द चाइल्ड्स ओन लेवल ऑफ डेवलपमेंट बट द नेचर ऑफ द टास्क इटसेल्फ कॉन्स्ट्रेंट्स चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। कभी कभी सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट होती है कि बच्चा उसमें बहुत कितना भी स्मार्ट हो लेकिन वो स्टक हो जाता है। तो प्रॉब्लम को इस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, सिचुएशन बच्चे के सामने इस तरह से आनी चाहिए कि वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सके, इजीली समझ सके। तो प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। स्कूल परफॉर्मेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, ड्यूरिंग एडोलेसेंट ईयर देयर आर मेनी रीजंस फॉर टीन्स टू अंडर परफॉर्म एट स्कूल। क्या क्या वजह हो सकती हैं? अ लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू वेल, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, घर में या पीयर्स के साथ प्रॉब्लम है, कुछ पुअर वर्क हैबिट्स हैं, स्टडी स्किल्स अच्छे नहीं है, कुछ इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं बच्चे के अंदर किसी भी तरीके की। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD हो सकता है, किसी तरीके का मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, या फिर एवरेज बिलो एवरेज इंटेलिजेंस हो, या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो उसके पर्सनल भी हो सकते हैं। तो adolescents अचीवमेंट मोटिवेशन फोकसेस ऑन adolescents बिलीव वैल्यूज एंड गोल्स। स्कूल में, स्कूल लेवल पर अगर बात करें तो स्कूल लेवल पर बहुत सारे प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए, और उसी से डिफाइन हो पाता है, क्योंकि एडोलेसेंट्स को हैंडल करना अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है, बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है। छोटे बच्चों के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन एडोलेसेंट्स के साथ स्कूल लेवल पर बहुत ही अलग तरीके से बिहेवियर करना पड़ता है। उनका मोटिवेशन हमेशा हाई रखना बहुत जरूरी है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, कॉम्पिटेंस के लिए, compete करने के लिए भी उनको एनकरेज किया जाना चाहिए, उस बताया जाना चाहिए कि स्कूल काउंसलर इसमें हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से एडोलेसेंट जो है वो अपने लाइफ को आगे चल के बेटर बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि क्या स्कूल लेवल पर एडोलेसेंट्स के लिए होना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। बाय कोऑपरेशन अमंग काउंसलर, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करके ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं डेवलपमेंट से रिलेटेड जिनमें उनको पार्टिसिपेट कराया जाए। रिस्पॉन्सिव काउंसलिंग हो, कल्चरल अवेयरनेस हो, सेंसिटिविटी हो, एडवोकेसी हो अटेंशन के लिए, ये सब चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसी के साथ यूनिट 2 यहाँ पे ओवर हो जाती है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करना जरूरी था, ये कुछ आप डिटेलिंग है पढ़ सकते हैं, हेल्प मिलेगी आपको, एक बार रिकॉल तो हो ही जाता है इससे, अच्छा कंटेंट है ये भी। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है यूनिट 2 को। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी यूनिट 3 के साथ, जो कि अगेन एडोलेसेंट्स पर ही है कि किस तरह से आगे के डेवलपमेंट में बात करेंगे उनके बाकी चीज़ों को लेके। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।